ये वन शॉट केवल काम के लिए नहीं है, 9th क्लास हमको अच्छे से निकालनी है, अगर मार्क्स लाने हैं अच्छे तो डिटेल वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। ये केवल रिवीजन है उन लोगों के लिए जिन्होंने वो 7 पार्ट देख लिए हैं। भैया देखो 9th क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इसमें केवल एक बात प्यार से समझ लें कि मैटर क्या होता है। तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, जो जगह घेरे वो पक्की बात है कि मैटर होगा। जिसको हम टच कर सकते हैं वो तो सीधी सी बात है कि मैटर होगा, और उसके साथ साथ वो वॉल्यूम, मतलब ये स्पेस का मतलब ही क्या है कि उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। और तीसरी बात, उसके पास होगा वज़न, मतलब मास, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वज़न होगा। जैसे कि मान लेते हैं आयरन का ब्लॉक है, ये आयरन का ब्लॉक है, इस आयरन के ब्लॉक का वज़न है 1 किलो, तो इसका वज़न है, और ये थोड़ी सी जगह भी घेर रहा है, स्पेस घेर रहा है कि नहीं, क्योंकि जहाँ एयर जा रही है ना वो चाहती है मुझे जगह मिले, स्पेस मिले, तो मैं जाऊँ तो उसको भी लेकर चले जाती है साथ में, समझ में? मतलब एयर भी इसका एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो आयरन का ब्लॉक तो है ही सही, आयरन का सिंबल होता है Fe, है ना, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe। दूसरा होता है वाटर, ठीक है, और एयर की बात हमने करी। अब एयर में चाहो तो आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। ये देखो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी होती है। फर्स्ट स्टेट होती है, जैसे कि अभी हमने आयरन का एग्जाम्पल लिया, आयरन मतलब Fe, ये क्या है, सॉलिड स्टेट। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर का, पानी बहता है, फ्लो होता है, ये कौन सी स्टेट है, ये होती है लिक्विड स्टेट। और तीसरी होती है, हमने एग्जाम्पल लिया था ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या उसको एक ही भाषा में कहें एयर। एयर में सारी गैसेस है ना, तो एयर कौन सी स्टेट होती है, गैसियस स्टेट, ठीक है, ये गैसियस स्टेट है। मतलब ये 3 स्टेट्स होती है मैटर की। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट से। सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल होता है, जैसे हमने अभी बात करी आयरन की, और होता है जैसे प्लास्टिक है, वुड है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, कोयला है, पत्थर है, स्टोन है, जब अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, इसके आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। लिक्विड स्टेट में हमने अभी बात करी वाटर, ऑयल, हनी, और आप इसमें लिख सकते हैं घी, ठीक है, अभी हम इसको एक्सेट्रा कर रहे हैं। गैसियस स्टेट में जो हवा में हमको दिख रहा है, जैसे वाटर वेपर हो सकती है, ऑक्सीजन की बात करी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स और उनके एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ गए। अब हम देखते हैं कि 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होती है। देखो भैया, जो मैटर होता है वो बनता कैसे है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जो मैटर होता है उसके पास बहुत सारे वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे होते हैं। अब मैटर की 3 स्टेट कौन कौन सी थी, एक थी सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, और तीसरी होती है गैस, ठीक है। देखो भैया, जो सॉलिड होता है इसका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, बहुत पास पास होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। जो लिक्विड होता है इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होता है, इस प्रकार, ठीक है। और जो गैसेस होते हैं इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत 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 दूर होता है, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, तो इससे समझ में आता है कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत है, एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये इतना नहीं खींच रहे, और तो बिल्कुल नहीं खींच रहे, ये हिल नहीं पाएंगे, ये थोड़ा बहुत हिल लेंगे, ये बहुत अच्छे से हिल लेंगे। इनके बीच में जगह नहीं है, इनके बीच में जगह है, इनके बीच में तो बहुत जगह है। तो 3 बातें समझ में आई। एक तो इनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा इनके बीच में होती है स्पेस, और तीसरा हमने समझा कि दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा पॉइंट हमने क्या समझा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और तीसरा पॉइंट था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मोशन। इसको हमने लिखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उनके बीच में स्पेस होती है, हैव स्पेस बिटवीन देम, और उनका हमेशा कंटिन्यूसली मोशन होता रहता है, मतलब वो हिलते रहते हैं। इस प्लास्टिक की बॉडी के अंदर भी जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूसली, देखो जो सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास है। इसका मतलब क्या होता है कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। अच्छा, इनके बीच में स्पेस है क्या, इनके बीच में जगह है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेग्लिजिबल स्पेस है। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और इनका मोशन कैसा होगा बताओ ज़रा। अरे सब ऐसे क्लास में एक दूसरे के साथ चिपक के बैठ जाएंगे तो कौन हिल पाएगा, तो नो मोशन। अब लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड में क्या है, देखो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मॉडरेट है, थोड़ा मीडियम है, मतलब है, और इतना ज़्यादा भी नहीं कि एकदम चिपक रहे हैं। मतलब इनके बीच की जो स्पेस होगी वो भी थोड़ी बहुत होगी,
मीडियम या मॉडरेट, और जो इसका मोशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यस, बात कर लेते हैं गैस की। इसके बीच में देखो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, इसका मतलब इनमें अट्रैक्शन तो है। ये क्या लिखा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन, होता तो है लेकिन इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बिल्कुल लीस्ट, ना के बराबर, नेग्लिजिबल भी लिख सकते हो, ठीक है। होता तो है वैसे ना, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं। स्पेस इनके बीच की कैसी है देखो, इसके बीच में 4 आदमी आके बैठ जाएंगे, कितना अच्छा, स्पेस बहुत सारी है। हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस बहुत है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। और इसके मोशन की बात करें अगर हम, तो बहुत हाई मोशन होता है गैसेस, जहां पे देखो इंसेंस स्टिक जलाते हैं अपन, अगरबत्ती जलाते हैं, उसका धुआं पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जो हवा है ना, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में है, ठीक है, तो धुआं धुआं धुआं। देखो भाई अब क्या है, ये कोई भी मैटर मान लेते हैं, कोई सा भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कंटिन्यूसली क्या होता है, अभी क्या पढ़ा, मोशन होता है। अब इस मोशन के दौरान इसमें पजेज होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो द एनर्जी पजेस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी पजेस होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स कभी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इनका मोशन होता है, ऐसा नहीं कि सब ऊपर जा रहे हैं सब नीचे, कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो कैसा मोशन है इसका, रैंडम मोशन है। कैसा है, पता है, ये तो सबको पता है। तापमान जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो काफ़ी ठंडा होता है, कूल डाउन, और थोड़ा इसको बढ़ाएं हम 25 डिग्री सेल्सियस तक, इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमको मिलती है बर्फ़, मतलब आइस, और जब टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब जब हीटिंग होती है, ये हीटिंग का सिंबल है, जब हीटिंग होती है तो ये बन जाता है पानी, मतलब वाटर, और जब इसको बॉईल कर देते हैं तो बन जाती है इसकी वेपर। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कि जब हम हीट करते हैं तो हीट के दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती है। तो सीधी सी बात है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर को हमने कम किया तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने इसको नीचे से हीट किया, ये बर्नर लगा के नीचे से इसको गर्म किया, तो गर्म करते समय क्या होगा, ये ज़्यादा तेज़ मोशन में आएंगे, ये ज़्यादा हिलेंगे। अभी ऐसे ऐसे हिल रहे थे, नीचे से गर्म करना शुरू किया तो ऐसे ऐसे हुए, और गर्म किया तो और तेज़ 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 बहुत तेज़ हिलने लग जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखो भाई, अब जो सॉलिड स्टेट है हमारे सामने, ये सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। अब पास पास हैं क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है और स्पेस बहुत कम होती है, वेरी लो, वेरी लीस्ट एकदम। और यहाँ पर इसका जो मोशन होता है वो हो पाएगा क्या, बताओ ज़रा। इसको ये खींच रहा है ज़ोर से, तो ये हिल नहीं पाएगा ना बेचारा, इसने तो खींच रखा है इसको, अभी चाह रहा है भागूँ मैं भागूँ, ये भागना चाह रहा है लेकिन भाग नहीं पाएगा क्योंकि इसने पकड़ रखा है। तो क्या होता है, इसका मोशन बहुत लीस्ट हो जाता है। अब इसका मोशन बहुत कम है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। लेकिन अभी पढ़ा कि अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना हो तो क्या बढ़ा दो, टेम्परेचर। तो मैंने क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा हीट किया, और हीट करने से क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स की बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी, मोशन बढ़ा, अट्रैक्शन टूटा, मतलब हीट करने से क्या हो गया, अट्रैक्शन टूट गया। तो द हीटिंग ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिख लें, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाती है, लंबी हो जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। कोई भी लोहा भी होगा ना तो लंबा होता जाता है, गर्मी के टाइम पे वो लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट में। आ गया, ये देखो सॉलिड था, इसको गर्म किया, गर्म करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मोशन बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा, ये टूट गया तो पार्टिकल्स आ जाएंगे दूर दूर। ये जितने पार्टिकल्स होते रहेंगे ना, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये 6 और ये 4, तो 6 4 24, यहाँ भी 24 पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो बॉक्स बड़ा हो जाएगा क्योंकि दूर दूर है ना पार्टिकल्स यहाँ पर। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर आ गए। अगर हमने इसको और गर्म किया और हीट किया तो अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर टूटेगा, ये वाले का भी टूटेगा, और इसके पार्टिकल्स और दूर दूर आ जाएंगे। यही 24 के पार्टिकल्स, इसका छोटा सा डायग्राम बनाए तो इतने दूर दूर आ जाएंगे। समझ आ गया, ये गैसियस स्टेट है।
अब भैया इसका उल्टा काम करते हैं। जो गैस स्टेट है इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। अब उल्टा काम करते हैं, टेम्परेचर को करते हैं हम कम, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। मतलब अगर मैंने इसको ठंडा किया, कूलिंग, तो ये क्या बनेगा? लिक्विड। उसको क्या बोलते थे? कंडेंसेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे भैया 8th 7th क्लास से। कंडेंसेशन क्या होता है? वेपर का वापस लिक्विड बनना और लिक्विड का वापस सॉलिड बन जाना। क्या बोलते हो आप? पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो क्या होता है? जम जाती है, सॉलिड बन जाती है, तो फ्रीजिंग। ठीक है, आगे समझ में? और जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्ट और आइस, या उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और जब लिक्विड से गैस बनती है तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, या फिर जब लिक्विड को गैस बनना होता है तो हम कहते हैं पानी उबल गया, मतलब बॉइलिंग हो रही है। तो ये क्या हुआ? ठंडा करते टाइम काइनेटिक एनर्जी कम हुई और सब पास पास आ गए। ठंड लगती है तो पास पास आते हैं, और जब गर्मी लगती है तो दूर दूर जा रहे हैं। सब क्या हुआ? हमने स्टेट को टेम्परेचर चेंज करके कर दिया। अब दूसरा तरीका हो सकता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। में क्या किया? जब गर्म किया था सॉलिड को तो बन गया था लिक्विड, लिक्विड को गर्म किया तो बन गई थी गैस, गैस को कूल किया तो बन गया था लिक्विड, और इसको फ्रीज कर दिया तो ये क्या बन गया था? सॉलिड। तो हमने टेम्परेचर इधर बढ़ाया, इधर टेम्परेचर कम किया। तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसी है। चलो अब बाय चेंजिंग द प्रेशर कैसे होगा? देखो मान लो ये गैस है, क्या है? गैस। यहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हैं। अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर लगाए, इसको दबाए, दबाओ दबाओ, तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे, पार्टिकल्स ऐसे पास पास आ जाएंगे। ये देखो गैस की, और ये बहुत पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड। इसको और दबा के बिल्कुल इतना सा डब्बा बना दो, पार्टिकल्स इतने पास किस में होते हैं? सॉलिड में। मतलब हमने क्या किया? क्या किया? प्रेशर बढ़ा के, यहाँ प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाया बहुत ज़्यादा तो गैस से क्या बन गया? सॉलिड। और इसका उल्टा करते हैं, अगर इसका प्रेशर कम करें, मतलब इसको खींचें, लंबा करें, तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो क्या बन गई? गैस। मतलब प्रेशर को बढ़ा के हमने गैस से लिक्विड से सॉलिड किया, और प्रेशर को कम करके हम सॉलिड से लिक्विड से गैस बना रहे हैं। समझ आ गया? तो हमने प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके क्या किया? स्टेट चेंज कर दी। तो जब सॉलिड लिक्विड बनना शुरू हो जाए उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जब लिक्विड बॉयल होकर गैस बन जाए तो उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिक्विड गैस बन गया तो बॉइलिंग पॉइंट, और सॉलिड मेल्ट हो गया तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे वो क्या बन जाता है? लिक्विड। जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आते से ही लिक्विड बनना शुरू हो जाती है, और लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे आते से ही गैस बनना शुरू हो जाता है। तो इसको कहा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड क्या बन गया? लिक्विड। और इसको कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड क्या बन जाएगा? गैस। तो इसकी फटाफट से डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉइंट एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल, at point at which the liquid starts to boil is called boiling point. जैसे कि यहां पर आइस कितने टेम्परेचर पे बना? वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर बन गया, और यहां पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन गया? वेपर स्टेट में आ गया। तो ये था इसका मेल्टिंग पॉइंट, और ये था इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या? 100 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई, हिडन हीट, छुपी हुई हीट। वो हीट जो छुपके से आए और सॉलिड को क्या कर जाए? अरे भैया सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? लिक्विड। तो लेटेंट हीट मतलब जो सॉलिड से क्या बना दे? लिक्विड स्टेट बना दे, जो लिक्विड को हीट करके क्या कर दे? गैस बना दे। इसको कहा जाता है हिडन हीट। मतलब वो हीट जो चुपके से आती है और सॉलिड को लिक्विड बना देती है। अब चुपके से ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो नीचे से हीट कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे आइस क्यूब से सॉलिड है, हमने नीचे से हीट किया, यहाँ पे लगाया थर्मामीटर,
थर्मामीटर कह रहा है आइस का टेम्परेचर है -4, गर्म किया तो हो गया -3, और गर्म किया तो हो गया -1, और फिर ये आया 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या हुआ, अभी क्या थी ये आइस स्टेट है यहाँ पर। जैसे जैसे हीट करते जा रहे हैं धीरे धीरे क्या बनेगा, अब लिक्विड वाटर। ध्यान से समझना इसको, जब हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा, लेकिन 0 पर आने के बाद पता है क्या हुआ, ये 0 ही रह गया। मतलब जब ये सॉलिड से लिक्विड बनता है, जब कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आती है तो उस दौरान क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ना बंद कर देता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। अब जब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है तो सॉलिड को लिक्विड किया किसने, यहां से सॉलिड लिक्विड में बनी कब बनी, जब 0 था, 0 है और 0 ही रहा, तब तक ये लिक्विड स्टेट बन गई। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर हमको दोनों चीजें मिली, सॉलिड आइस भी मिली और लिक्विड स्टेट मतलब वाटर भी मिल गया। ठीक है, तो क्या हुआ, सॉलिड को लिक्विड किया किसने, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, अगर हीटिंग ही नहीं हुई। हीट होगा तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ा नहीं, मतलब कोई छुपी हुई हीट आई जिसने सॉलिड को लिक्विड बना दिया। मतलब सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट करने में एक हीट का अमाउंट चाहिए। ये परफेक्ट डेफिनेशन है इसकी कि कितना हीट चाहिए आपको ये बताओ ताकि ये लिक्विड बन जाए। तो हमको तो पता ही नहीं भैया, क्योंकि हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस थी और थोड़ी देर बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिला, वाटर। मतलब कितनी हीट दी, कुछ भी नहीं। तो छुपी हुई हीट कोई आई होगी, हमने तो दी नहीं भैया, तो उसको कहा लेटेंट हीट। तो ये कहलाता है द अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए ताकि हम सॉलिड से लिक्विड बना सकें एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। अब भैया मान लो लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, तो कितनी हीट चाहिए। अब उन्होंने कहा जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू हुआ, क्या था, पानी। लेकिन जब गैस बन गया तब भी क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस ही था। मतलब कितनी हीट दी पता नहीं, तो कुछ हिडन हीट थी। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस। पर्टिकुलर प्रेशर पर लिक्विड को गैस बनाने में कितनी एनर्जी दी हमको नहीं मालूम। हाँ, तो 100 थी, 100 ही है, हमने हीट नहीं किया। इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट छुपी हुई थी, लेटेंट थी, जो आई और उसने कन्वर्ट कर दिया। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज लेटेंट हीट। लेकिन कुछ तो अंतर है, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड से लिक्विड, मतलब फ्यूजन हो रहा है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये वेपर बन रही है और इसका फ्यूजन होकर लिक्विड बन गया। देखो भाई, जो लेटेंट हीट हमने समझा उसमें टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, पहले कितना था -4 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर कितना हुआ, देखो भैया अब क्या हो रहा है, जब -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो कौन सी स्टेट थी, आइस, मतलब सॉलिड स्टेट। ठीक है, जब -1 था तब भी कौन सी थी, आइस, मतलब सॉलिड स्टेट। वाटर मतलब लिक्विड स्टेट में आ गया वो अब। ठीक है, और 2 डिग्री सेल्सियस पर भी वो क्या था। अब जैसे ही वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आते से क्या हुआ, वो बॉयल होके क्या बनने लग गया, गैस, मतलब वेपर स्टेट में आने लग गया। अब क्या होता है, यहीं पर हमको समझ में आने लग जाता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है किन दो जगहों पर, 0 पर और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका फटाफट से ग्राफ समझ लेते हैं। क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है टाइम के साथ, लेकिन 0 पर आके क्या हुआ था, टाइम तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर 0 ही रह गया। जब सॉलिड लिक्विड बनना शुरू हुआ तो ये कांस्टेंट रह गया था। उसके बाद 0 डिग्री पर या फिर 1 2 3 4 5 6 टेम्परेचर बढ़ा, 25 तक गया, फिर उसके ऊपर और जाते जा रहे हैं। तो 100 पर जैसे ही आया ये जैसे ही 100 डिग्री पर आया वो वापस से लेटेंट हीट वाला काम हो गया, मतलब रुक गया। अब हिडन हीट आके काम करेगी अपना, क्या करेगी, लिक्विड को बनाएगी वो गैस,
और यहाँ पर सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस जब ये कांस्टेंट हो जाता है, ये बताता है मेल्टिंग पॉइंट और ये बताता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ेगा अपना, तो ये कहलाता है लेटेंट हीट वाला पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड से गैस बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, अब इस मेल्टिंग पॉइंट के नीचे सीधी सी बात है, यहाँ क्या होगा, सॉलिड। ये सॉलिड से लिक्विड बनते बनते यहाँ पूरा लिक्विड बन गया, तो ये पूरी लाइन किसकी जा रही है, लिक्विड की, ठीक है। और लिक्विड से यहाँ गैस बनते 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 पूरा गैस बन गया, तो ये किसकी लाइन है, गैस। अभी किसका ग्राफ था, ये लेटेंट हीट का ग्राफ था। अच्छे से अब एक बार लंबी सांस ले लेते हैं, क्योंकि बस 2 टॉपिक बचे हैं। पहला है अब सब्लिमेशन और उसके बाद इवापोरेशन और बॉइलिंग का थोड़ा सा फैक्टर्स और डिफरेंस समझ लेते हैं, बस उसके बाद खत्म। सब्लिमेशन क्या होता है, देखो अभी तक हमने पढ़ा सॉलिड को हीट करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो ये होगा, और अगर गैसेस को ठंडा करते जाएंगे तो क्या बन जाएगी उसकी लास्ट में, बर्फ, साइड सॉलिड बन के साइड हो जाएगा। अब क्या होता है, सॉलिड से क्या बनता है हमेशा, लिक्विड, और लिक्विड से बनता है गैस। लेकिन अगर सॉलिड से लिक्विड ना बन के डायरेक्ट उसकी गैस बन जाती है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये था मेल्टिंग, ये था वेपराइजेशन। मतलब अगर सॉलिड स्टेट लिक्विड में जानी चाहिए पर जाती नहीं है, अगर वो डायरेक्ट गैस में चले जाए बिना लिक्विड में जाए, इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे एग्जांपल ड्राई आइस का बेस्ट एग्जांपल है, उसको बोलते हैं हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, क्या है, गैस है, हवा में ऐसी उड़ती रहती है, लेकिन इसको पकड़ के जोर से दबाते हैं, पार्टिकल्स पास आते हैं तो बनता है लिक्विड, लेकिन लिक्विड ना बनके डायरेक्ट इसकी क्या बन जाती है, सॉलिड आइस, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और इसके एग्जांपल्स देखे जाएं तो जैसे कैम्फर, कपूर हम जलाते हैं तो कपूर डायरेक्ट भाप बनकर उड़ जाता है, सॉलिड से क्या बन गया उसकी डायरेक्ट भाप। कपूर का तेल अलग चीज होती है, ऐसा नहीं कि वो लिक्विड बना, सॉलिड डायरेक्टली क्या बनता है, गैस जलाते हैं तो उड़ जाता है, ठीक है। या हमारे लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं हम, इवापोरेशन क्या होता है, जब जैसे कहीं मान लो पानी पड़ा हुआ है, वो पानी धूप में गर्मी के कारण क्या होता है, भाप बन के, ये सारा भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ जाता है, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। तो क्या हुआ, जब लिक्विड गैस बनता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ना पहुंचा हो, उसके पहले ही वो गैस बन जाए। ये देखो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएगा ये, ना ना, बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं गया, उसके पहले ही भाप बन के उड़ गया। जैसे ही सन की धूप पड़ी, पानी कंटिन्यूसली उड़ता रहता है। जैसे कि हम पोछा लगा देते हैं तो पोछा लगाने के बाद पंखा चालू करते हैं और सारा पानी नीचे से पहले गीला गीला होता है फर्श, फिर बाद में सूख जाता है। तो क्या होता है, ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। इस सरफेस फिनोमिना का मतलब होता है सरफेस वाले पार्टिकल सबसे पहले उड़ के जाएंगे, ऐसे ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, सरफेस वाले उड़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये सरफेस फिनोमिना कहलाता है। अच्छा, बॉइलिंग में क्या अंतर रहा, बॉइलिंग मतलब जब लिक्विड गैस बन जाए, जब लिक्विड गैस बन जाए, लेकिन इवापोरेशन में लिक्विड गैस बन रहा था बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही भाप बन के उड़ गया, क्या बात। और यहां पर क्या हुआ, लिक्विड भाप बनेगा लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है। जब हम पानी को उबालते हैं, कहां तक, अरे कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब जाके उसकी भाप बनना शुरू होती है, समझ आ गया। लेकिन इवापोरेशन में नीचे से हमको छत गर्म नहीं करनी पड़ती कि ऊपर पूरे फर्श पे पानी है तो नीचे छत गर्म कर रहे हैं। अब फटाफट से इवापोरेशन की डेफिनेशन बोलो, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसके 4 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें आसपास का तो जल्दी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
तो मोशन बढ़ जाएगा, और मोशन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और वो कन्वर्ट होके गैस बन जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काम हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कपड़ों को ऐसा कैसे ही छोड़ दें गीला करके तो सूखेंगे, या उसको झटकार के निचोड़ के अच्छे से फैला के सुखाएं तो फैला देंगे, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो जल्दी वो इवापोरेट हो पाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, हम अगर बहुत ज़्यादा पंखा चला दें या हवा हो, या हमने गाड़ी से जाते जाते खिड़की खोल दी, शर्ट गीला है, सब सूख जाएगा। क्यों? विंड स्पीड बढ़ जाएगी तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। अब चौथी चीज़ होती है ह्यूमिडिटी। अगर एयर में आपको पता है जो सराउंडिंग होता है वो सराउंडिंग कैन नॉट होल्ड मोर देन इट्स कैपेसिटी। उसके पास जितनी कैपेसिटी है कि मान लो वो कितनी वाटर रख सकता है, अपने पास 4 पार्टिकल रख सकता है। अब इस दौरान हमने नीचे यहाँ पे अपना एक कपड़ा सुखा दिया, इसका पानी भी बोलेगा मैं जाऊँ ऊपर, यहाँ की एयर क्या बोलेगी चिल्ला के, मेरे पास 4 हैं, मैं 4 ही रखूँगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो उसको वापस दे देगा। लेकिन मान लो यहाँ से हम ये 3 पार्टिकल को हटा दें, तो अभी एयर क्या बोलेगा, आ जान दो, आ जान दो, आ जान दो। समझ में आ गया? मतलब एयर में अगर ह्यूमिडिटी है, मतलब ऑलरेडी पानी है, तो इवापोरेशन नहीं होता। तो ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी नहीं होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर्स थे इवापोरेशन के। अब भैया देखो, जो इवापोरेशन के 4 फैक्टर हैं, इसमें से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ी तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, अगर विंड स्पीड बढ़ी तो इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। लेकिन ह्यूमिडिटी को कम होना पड़ेगा तब जाके इवापोरेशन बढ़ता है। तो केवल ह्यूमिडिटी इज द फैक्टर विच शुड बी लेस, या डिक्रीज करना पड़ेगा, उसको कम करेंगे तब जाके इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा। इसलिए कपड़े को फैला कर सुखाओ, धूप में सुखाओ, और जहाँ हवा तेज चलती हो वहाँ सुखा दो, बहुत जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन बारिश के टाइम पर मत सुखाओ, मतलब उमस नहीं होनी चाहिए सराउंडिंग में। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसमें ना ऐसे पानी के ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं, थोड़े से गीला गीला होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसकी वॉल्स ना बहुत पोरस होती है, मतलब इसमें छेद छेद जैसे होते हैं, मिट्टी में छेद होते हैं ना, पानी डालते हैं नीचे से निकल जाता है। तो मटका भी तो उससे बना हुआ है, तो सीधी सी बात है इससे भी पानी बाहर आएगा। अब ये पानी क्या चाहेगा? वाटर वांट्स टू इवापोरेट, लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए? उसको हीट तो चाहिए ना भैया, लिक्विड को गैस बनाना है, तो यहाँ पर डेल्टा साइन आता है, मतलब हीट करना पड़ती है। तो हीट करेंगे तभी तो वाटर इवापोरेट हो पाएगा। तो क्या होगा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आए ढेर सारे, ये क्या करेंगे इवापोरेट होने के लिए? इस पॉट की हीट लेंगे। क्या करेंगे? पॉट की जितनी भी हीट है वो सारी कौन ले लेंगे? ये पानी के ड्रॉपलेट्स। अब अगर इसकी हीट चले गई, हीट निकल गई, ऊपर चले गई, तो सीधी सी बात है ये कैसा हो जाएगा? ठंडा। तो मटके का पानी कैसा होता है? ठंडा ठंडा पानी देता है हमको, हाँ, कूल वाटर हो जाएगा। समझ आ गया? अब देखो भैया, इवेपोरेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस। अर्दन पॉट था पहला, तो दूसरा कॉटन क्लॉथ से, एसीटोन है, परफ्यूम है। परफ्यूम लगाते हैं हम, डीओ लगाते हैं तो खुशबू आती है, लेकिन ठंडा ठंडा भी लगता है। सैनिटाइजर लगाते हैं, ठंडा लगता है, मतलब एसीटोन कीटोन जैसा है। अभी क्या होता है, ठंडा क्यों लगता है? बिकॉज द वाटर ऑन आवर पाम वांट्स टू इवापोरेट, फॉर विच इट टेक्स द हीट ऑफ द सराउंडिंग, या फिर उस सरफेस की वो हीट लेकर इवापोरेट होने की कोशिश करता है। ठीक है, और जो ये कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, ये कॉटन क्लॉथ्स का काम क्या होता है? जब हमको स्वेट आता है, पसीना आता है। अच्छा, पसीना क्यों आता है? बॉडी में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, हम बहुत गर्म हो जाते हैं, अंदर से खून खौलने लगता है हमारा, जब हम हीट अप हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होती है, उससे निकलता है स्वेट, जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में। अभी क्या चाहेगा? इवापोरेट होना। इसके लिए वो क्या करेगा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मतलब हीट ले लेगा। मुझे यहाँ पसीना आया और वो सारा पसीना क्या सोच रहा है कि हीट ले लूँ इस बॉडी की और इवापोरेट होकर चले जाऊँ। मतलब क्या हुआ, मेरी बॉडी ठंडी हो गई। तो जब गर्म होता है ना अपन अंदर से, तो क्या होता है, हीट ली जाती है हमारी, ताकि क्या हो जाए, हम ठंडे हो जाएं। तो स्वेट इसलिए आता है ताकि हम ठंडे हो सकें। में आ गया। जो अर्थन पॉट है वो भी इवापोरेशन के कारण ठंडा रख रहा है। कॉटन क्लॉथ्स हम समर में क्यों पहनते हैं? अभी तो वुलन पहना ठंडे तो, लेकिन कॉटन क्लॉथ्स हम समर में क्यों पहनते हैं? ताकि स्वेट एब्जॉर्ब होकर सीधा बाहर इवापोरेट हो पाए। एसीटोन क्यों ठंडा करता है अपने आप को? इवापोरेशन के कारण। परफ्यूम लगाते हैं तो क्यों ठंडा ठंडा लगता है वो? क्योंकि वो जब भी हमारे बॉडी पे आता है इवापोरेशन के टाइम पे हमारी बॉडी से हीट ले लेता है।
तो भैया इसी के साथ हमारा वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ये है स्टार लाइट विजडम, जिसमें आप हैशटैग लगा के आगे लिख दोगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, तो 1.1 जब करोगे तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने इस पूरी वीडियो में रखा है उसका इनिशियल पार्ट आपको डिटेल में मिल जाएगा। जब आप 1.2 लिखोगे तो उसका सेकेंड पार्ट, 1.3 में उसका थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ और इसके 7 पार्ट हमने बनाए हैं। ठीक है, तो 1.7 तक वो पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये वन शॉट केवल काम के लिए नहीं है, 9th क्लास में उनको अच्छे से निकालनी है, अगर मार्क्स लाने हैं अच्छे तो डिटेल वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। ये केवल रिवीजन है उन लोगों के लिए जिन्होंने वो 7 पार्ट देख लिए। अच्छा, बाय।